ओ चतुर्मुखमुखम्भोज वनहंसवधुर्मम मानसे राजतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती परमवन्दनीयाः विश्ववन्द्याः विद्वत्प्रवराः अध्यक्षपादाः आचार्य हरे कृष्ण सरस्वती महाभागाः उपस्थिताः सर्वे विद्वद्धौरेयाः व्यासश्री परिवार सदस्याः अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् एवं भूतं व्यासश्री नामकम् अनुष्ठानमिदं प्रति रविवासरम् अनाहत गत्या अव्याहत धारया च एवं भूतम् अपूर्वं कमपि कार्यक्रमं समायोजयति यत् प्रख्यातः समग्र विश्वस्य विद्वत्तल्लजाः लाभान्विताः भवन्ति। अद्य तादृशेऽस्मिन् महनीये कार्यक्रमे अस्माकं ये अध्यक्षतां कुर्वन्ति आचार्याः हरे कृष्ण सरस्वती महाभागाः तेषां वयं कार्यक्रमस्य प्रारम्भे स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः। अनन्तानाम् अध्यक्षाणां धीधन्यानां सुमेधसां सादरं स्वागतं कुर्वे श्रीहरे कृष्ण धीमताम्। अनन्तानामिति विशेषणं मया कथं दत्तं यतः एतेषां कण्ठतः यदा वयं किञ्चित् शृणुमः सः विषयः जया कयापि भाषया आगच्छति। एवं भूताः धीधन्याः विद्वांसः अस्माकमत्राध्यक्षतां कुर्वन्ति। ते संस्कृतेन कथयन्तु, आंग्लो भाषया कथयन्तु, हिंदी भाषया कथयन्तु, उत्कल भाषया वदन्तु, जया कयापि भाषया ते कथयन्तु। एकं वाक्यमपि कथयन्तु, सर्वेषां परमः परितोषः जायते। किमर्थं? यतः एतेषां वचनम् अमृतायमानमस्ति। एवं भूतानां अध्यक्षाणां वचनं श्रोतुं यदा जनाः तत्पराः भवन्ति तदा ते कथयन्ति यत् एवं भूत वाक्प्रसरः सर्वदा प्रसरतु वयं श्रोष्यामः अमृतम् अमृतमिति। सर्वेषां कण्ठतः येषां विषये सर्वदा एव वाणी निस्सरति। एवं भूताः अध्यक्षपादाः येषां न केवलं वाग्वैभवं वयं वदामः अपितु प्रशासनकौशलम् अपितु विचारकौशलं यदा वयं पश्यामः तदा वयं तृप्ताः। न केवलं वयम् अपितु विश्वस्य सर्वे विद्वांसः। अतः एवं भूतानां विद्वत्प्रवराणाम् अध्यक्षं लब्ध्वा वयम् आनन्दिताः न केवलं भवामः अपितु पुण्यवन्तो भवामः। अनन्तानाम् अध्यक्षाणां धीधन्यानां सुमेधसां सादरं स्वागतं कुर्वे श्रीहरे कृष्ण धीमताम्। न केवलं एतत् अपितु अयं यः महान् कार्यक्रमः सम्प्रति प्रचलति तस्मिन् विषये किं वदिष्यामः? शतव्याख्यानानि 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 सञ्जातानि। कथं एवं जायते? एतेषां दृष्ट्या एतेषाम् अध्यक्षवर्याणाम् अनुकम्पया एवं भूतः कार्यक्रमः प्रसरति। यतः एकं वाक्यं स्मर्यते। तत्र यदा रामायणस्य विषयः आगच्छति आगत्य मेघनादः कथयति सौमित्रे तिष्ठपत्रं त्वमसि नैरुषां नन्वहं मेघनादः किंचित् भ्रूभंगलीला नियमितजलधिं राममन्वेषयामि। एवं भूतानां अध्यक्षपादानां भ्रूभंगलीलया एव यथा श्रीरामस्य भ्रूभंगलीलया समग्रे कल्लोलिते बारिधौ एव सेतुबन्धः निर्मितः। अतः येषां अध्यक्षवर्याणां भ्रूभंगलीलया एवं भूतः महनीयः कार्यक्रमः शतशतव्याख्यानानां समायोजनं प्रचलति। तेषां वयं सुस्वागतं कुर्मः। तेषां पुण्यबलतः
एवं भूतः कार्यक्रमः अव्याहत गत्या प्रचलति इति वयं न केवलं पश्यामः अपि तु प्रति रविवासरम् अनुभवामः। तेषां कंठतः किमपि श्रोतुं प्राप्नुमः। अध्यक्षवर्याणां वयं स्वागतं तदर्थं कुर्मः। अस्मिन् अधिवेशने विशेषतया येषां भ्रुभङ्गलीला नियमित जलधि श्रीराम सदृशाः एते पुण्यवन्तः अध्यक्षपादाः अनन्तानाम् अध्यक्षाणां धीधन्यानां सुमेधसां सादरं स्वागतं कुर्वे श्रीहरे कृष्ण धीमता। एवं भूतस्य कार्यक्रमस्य अद्य जे आधार पुरुषाः सन्ति ते भवन्ति उत्तम सिंह महोदयाः। एते विद्वांसः अद्य ब्राह्मी लिपि विषये अस्मान् उद्बोधयिष्यन्ति। तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। ब्राह्मी लिपि विदान्तेषामुत्तमानां विपश्चितां सिंहानां स्वागतं कुर्वे व्यासश्री ज्ञानमण्डपे। अयं ज्ञानमण्डपः व्यासश्री ज्ञानमण्डपे तेषां कंठतः वयं श्रोष्यामः ब्राह्मी लिपि विषये। अतः तेषामपि वयं स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः। पुनश्च जानन्ति भवन्तः अयं यः कार्यक्रमः निरन्तरतया प्रचलति इमां धाराम् अनाहतगत्या प्रवाहयितुं ये यतन्ते ते भवन्ति समन्वयक प्रवराः बुद्धेश्वर षडङ्गिनः। समग्र विश्वं आलोड्य कुत्र कुत्र तानेव समानीय अस्माकं पुरतः उपस्थापयन्ति। पुनश्च अस्मान् तेषां ज्ञानतः अंशं लब्धुम् अपूर्वं सुयोगं प्रयच्छन्ति। तेषां बुद्धेश्वराणां समन्वयकवर्याणां वयं स्वागतं कुर्मः। धारामिमां वाहयितुं यतन्ते ये प्रतिक्षणं सस्नेहं स्वागतं तेषां बुद्धेश्वर षडङ्गिनाम्। अत्र संयोजनां कुर्वन्ति प्रशांत कुमार महला महाभागाः। एते परमोत्साहवन्तः येषां वर्तते उत्साह ते वीराः। वीररसस्य स्थायी भावः उत्साह। वीररूपेण जे मूलतः अन्तं यावत् इमं कार्यक्रमं संयोजयन्ति प्रशांत कुमार महला महोदयाः। तेषां वयमत्र स्वागतं कुर्मः। प्रशान्तानां कुमाराणां योजकानां सुभद्रुषां परमोत्साहयुक्तानां स्वागतं व्यास संसदि। यं व्यास संसद भगवतः व्यासदेवस्य नाम्ना प्रतिष्ठापितमिदम् अनुष्ठानम् अवश्यं तथा विश्वविख्यातं कार्यं कुरुते। अतः अनुष्ठानस्य संयोजकानां वयमत्र स्वागतं कुर्मः। प्रशान्तानां कुमाराणां योजकानां सुभद्रुषां परमोत्साहयुक्तानां स्वागतं व्यास संसदि। न केवलं एतत् वयं सम्प्रति पश्यामः 34 विद्वांसः समग्र धरणीतलस्य अत्र संयुक्ताः सन्ति। कथं किमर्थं कारणं किं? कारणं नवीनः विषयः प्रति रविवासरं तेषां श्रुतिपथं समायाति ज्ञानवृद्धिं विदधाति। अतः श्रोतुं नवीनं विषयं सहर्षं ये समागताः। श्रोतुं नवीनं विषयं सहर्षं समागता ये विबुधाग्रगण्याः छात्रास्तथाध्यापकबान्धवा ये सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषाम्। अत्र केवलं विद्वांसः न सन्ति अपि तु गवेषकाः सन्ति, अध्यापकाः सन्ति, छात्रबान्धवाः सन्ति। सर्वान् वयं स्वागतवचसा सम्मानयामः। श्रोतुं नवीनं विषयं सहर्षं समागता ये विबुधाग्रगण्याः छात्रास्तथाध्यापकबान्धवा ये सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषाम्। सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषाम्। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्।
वयं कृतकृत्याः धन्याः आचार्याः भवतां इयं स्वागतवचनम् अस्माकं समेषां कृते स्वागतयोग्यम् अनुकरणीयम् इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। यथा मया इतः पूर्वम् उक्तं, साक्षात् सरस्वती भवतां कण्ठे निवसति एव, अन्यथा झटित्येव सर्वेषां कृते श्लोकरचनं कदापि न सम्भवम् अस्माकं कृते। इति हेतोः व्यासश्रीपरिवारपक्षतः पुनः एकवारं भवतां चरणकमलयोः प्रणतिततिः निवेदयामि, अपि च अत्र अभिवन्दनं करोमि। भवन्तः सर्वे जानन्ति, अत्र अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति अस्माकं कार्यक्रमस्य ये भवन्ति सभापतयः, येषां विषये भवन्तः अस्माकम् आचार्याणां मुखारविन्दात् श्रुतवन्तः, तेषां कीदृशी कीर्तिः वर्तते, तेषां मुखारविन्दात् वचनं श्रोतुं सर्वे वयं समुत्सुकाः भवामः। इति हेतोः इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं सभापति महोदयान्, आचार्यान्, हरेकृष्ण सत्पति महोदयान् अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यम्, अस्य कार्यक्रमस्य बीजम् अस्मिन् विषये ते उपस्थापयिष्यन्ति, अपि च अस्माकं समेषां कृते आशीर्वचनं दास्यन्ति। आचार्य। धन्यवादाः प्रशांत महला महोदयाः, उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं यदा समग्र भारतवर्षे नवरात्रेः अनन्तरं विजयादशमी महोत्सवः परिपाल्यते, तस्मिन् अवसरे अस्माकं व्यासश्री परिवार पक्षतः एतादृशम् एकं बौद्धिकम् आलोचनाचक्रमेव सञ्जातम्। अद्य तु माँ जगज्जननी दुर्गतिहारिणी दुर्गा सिद्धिदात्री रूपेण नवरात्रौ प्रथमतः एव प्रथमं शैलपुत्री, किन्तु अंतिम पर्याये सा सिद्धिदात्री भवति। अतः अद्य सिद्धिदात्र्याः पूजा भवति। विजयादशमीम् उपलक्ष्य सर्वेभ्यः पुनरेकवारमहं विजयादशमी शुभकामनाः विनिवेदयामि। भवन्तः सर्वे जानन्ति, अस्माकं व्यासश्री परिवार पक्षतः इदं यत् आयोजनं क्रियते तस्य एकमेव प्रमुखम् आभिमुख्यं भवति यत् भारतीय ज्ञान विज्ञान प्रजुक्ति विद्यायाः आविष्करणं। सम्प्रति अस्माकं एव मुख्यम् आभिमुख्यम् अस्ति भारतवर्षस्य यत् गौरवमेव अवलुप्तप्रायम् अस्ति। एकदा एतत् भारतवर्षं विश्वगुरुरूपेण समग्र पृथिव्याम् आविर्भूतम् आसीत्, तत् गौरवं तु कालक्रमेण नष्टं सञ्जातम्। कारणं भवति भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरायाः अधोगतिः सञ्जाता। अतः भारतवर्षस्य या मर्यादा अस्ति पठन पाठन क्षेत्रे, अध्ययन अध्यापन अनुसंधान क्षेत्रे, सा मर्यादा तु एव क्षीणतरा सञ्जाता। सम्प्रति पुनः अस्माभिः उद्यमः क्रियते यत् भारतवर्षं यथा विश्वगुरुरूपेण समग्र पृथिव्याम् आविर्भूतं भविष्यति, तदर्थम् अस्माभिः सर्वैः चेष्टा कर्तव्या। NEP 2020 मध्ये तदेव अस्माकं कृते सन्देशः प्रदत्तः। प्रथम सन्देशः दत्तः यत् नूतन शिक्षा प्रणाल्याः एकमात्रम् उद्देश्यं भवति भारतवर्षं तत्तु ग्लोबल तत्तु नॉलेज सुपर पावर, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर रूपेण समग्र विश्वे ज्ञान गुरु रूपेण यथा प्रतिष्ठितं भविष्यति भारतवर्षं, तदर्थम् अस्माभिः चेष्टा करणीया। कथं भविष्यति? ज्ञान विज्ञान परंपरायाः आविष्करणं कथं स्यात्? सर्वे ग्रन्थाः तु श्रुतिरूपेण सम्प्रति नैव उपलभ्यन्ते। अस्माकं वेदानां संरक्षणं कदाचित् श्रुतिधाराम् अनुसृत्य एव
संजातम किंतु ते ही नो दिवसा गताः सम्प्रति श्रुति माध्यमेन अस्माभिः यद् ज्ञायते तदर्थं प्रमाणानि अपेक्षन्ते किंतु लिखित रूपेण ये ग्रन्थाः उपलभ्यन्ते ते ग्रन्थाः अस्माकं कृते प्रामाणिकाः भवन्ति। यद्यपि वेदः भवति ब्रह्मणः मुखनिःसृता वाणी वेदवाणी भवति बहुकालं यावत् श्रुतिरूपेण एव प्रचारिता आसीत् तथापि भगवता व्यासेन एव वेदानां संकलनं कृतम् इति कृत्वा सः वेदव्यासः इति उच्यते। यस्य वेदव्यासस्य नाम्ना एव अस्माकं संस्थायाः नामकरणं कृतम्। सः वेदव्यासः अस्माकं कृते आदर्शस्थानीयः। सः ज्ञानस्य यथा अस्माकं कृते आदर्शः ज्ञानस्य उच्चस्वरूपः तथा जया लिप्या ग्रन्थानां संकलनं वा लेखनं संजातं तादृश्याः लिप्याः स एव प्रथमः स्रष्टा भवति। ब्रह्मणः मुखनिःसृता वाणी यदि भवति वेदः तर्हि ब्रह्मणः सृष्टा काचन लिपिः भवति। भवन्तः चिन्तयन्तु सा लिपिः कीदृशी लिपिः भवितुमर्हति। ब्रह्मणः वाणी तु वेदः ब्रह्मणः लिपि तु ब्राह्मी भवति। अतः ब्राह्मी सर्व प्राचीना एव लिपि भवति। अमरकोशे उच्यते ब्राह्मी नाम भाषा ब्राह्मी तु भारती भाषा गिर्भक वाणी सरस्वती सरस्वत्याः अपरं नाम भवति। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं ब्राह्मी लिपिम् आधारीकृत्य जे आधार पुरुषाः विद्यन्ते उत्तम कुमार सिंह महोदयाः ते अस्माकं सर्वेषां परिचिताः बौद्ध दर्शनस्य प्रख्याताः व्याख्यातारः गर्ली कैंपस मध्ये कार्यं कुर्वाणाः सन्ति। भवन्तः सर्वे जानन्ति ते एव आधार पुरुष रूपेण योगदानं कुर्वन्ति। ते एव ब्राह्मी लिप्याः विषये ब्राह्मी लिपि प्रसंगे ते तु सम्प्रति उपस्थापनं करिष्यन्ति। किन्तु भारतवर्षस्य या परंपरा ब्राह्मी लिपेः यः इतिहासः भवति यदि तस्य पर्यालोचनं क्रियते यथा भारतवर्षस्य सर्वप्रथमा वाणी एव वेदवाणी भवति तेनैव प्रकारेण सर्वप्रथमा लिपिः एव ब्राह्मी लिपिः भवति। व्यासः कया लिप्या एव वेदवाणीं विलिखितवान् विरचितवान् सर्वप्रथमं। तदनन्तरं तु देवनागरी लिपि आगता। देवनागरी लिपि ग्रंथलिपि अन्यासां लिपीनां आविर्भावः संजातः। खरोष्टि लिपिः अपि प्राक्तना भवति प्राचीना भवति। यथा अस्माकं अबुगिदा इति लेखन प्रणाल्याः एका परंपरा विद्यते तस्यां परंपरायां इयमेव ब्राह्मी लिपि लिखन परंपरा अतीव प्राचीना भवति। भारतवर्षं नाम सम्प्रति या भौगोलिकी सीमा अस्माभिः परिलक्ष्यते भारतवर्षम् अपि इतोपि बृहत्तरम् आसीत्। तत्तु भवति बृहत्तमं भारतवर्षं। कालक्रमेण तत् भारतवर्षं विखण्डितं सञ्जातम्। किन्तु एकदा भारतवर्षं समग्र एशिया महादेशस्य बहून् देशान् एव नीत्वा भारतदेशस्य परिकल्पनम् अस्माकं ऋषिभिः महर्षिभिः एव कृतम्। तस्यामेव तत्र भारतीय परंपरायां तस्मिन्नेव भारतवर्षे अस्माकं या भाषा आसीत् सा संस्कृत भाषा आसीत् वेद भाषा आसीत्। तस्या भाषायाः कृते यस्या लिपेः प्रयोगः आसीत् सा ब्राह्मी लिपि भवति। अतः ब्राह्मी लिपि अस्माकम् एव सर्वप्राचीना लिपि भवति। बौद्ध दर्शनम् अपि पुरातनं भवति जैन दर्शनम् अपि पुरातनं भवति। ब्राह्मी लिपि न केवलं साहित्यस्य प्रचारार्थं वेदस्य प्रचारार्थमेव आवश्यक अपि तु भारतवर्षे लिखितानां बहूनां शिलालेखानां भाषा कदाचित् पाली भवति कदाचित् प्राकृतं भवति
कदाचित् संस्कृतम् अपि भवति, किन्तु लिपिः भवति ब्राह्मी लिपि भवति। ब्राह्मी लिपि एकदा चीन देशे, एकदा नेपाल देशे, एकदा दक्षिण पूर्व एशिया देशे, दक्षिण पश्चिम एशिया देशे सर्वत्र एव प्रचारिता आसीत्। भारतवर्षे तु बहु प्राचीन शिलालेखाः बौद्ध दर्शनम् आधारीकृत्य, जैन दर्शनम् आधारीकृत्य, अशोकस्य समये, खारवेलस्य समये ब्राह्मी लिपिम् आधारीकृत्य एव शिलालेखाः विरचिताः। तेषां शिलालेखानां पर्यवेक्षणेन, अनुशीलनेन, अनुसन्धानेन भारतवर्षस्य इतिहासस्य एव रचना अस्माकम् इतिहासकारैः कृता। यदि ब्राह्मी लिपेः ज्ञानं न स्यात्, इतिहासस्य संरक्षणम् अस्माकं कृते असम्भवं भविष्यति। एतदर्थं सुहृदः सर्वे आगच्छन्तु। ब्राह्मी तु ब्रह्म, ब्रह्म निःसृता, ब्रह्म मुख निःसृता वाणी यथा ब्राह्मी, तथैव ब्रह्म हस्त निःसृता वा ब्रह्म मुख निःसृता लिपिः अपि ब्राह्मी भवति। अतः सर्व प्राचीना एव। ब्रह्मणः कालं कोऽपि निर्धारयितुं न शक्नोति। तथैव यं लिपि एकदा प्रस्तरखण्डे लिखिता आसीत्, यं लिपि एकदा अस्माकं पाण्डुलिपिषु अपि लिखिता आसीत्, यं लिपि अस्माकं पर्वत गुहायां लिखिता आसीत्, पर्वत प्रस्तरखण्डे अपि लिखिता आसीत्। अतः ब्राह्मी लिपिः अस्माकं सा पूज्या भवति, सा स्वयं सरस्वती। लिपिः यथा वाणी सरस्वती, संस्कृत भाषा एव सरस्वती, तथैव लिपिः अपि आदि लिपिः संस्कृत भाषायाः, वैदिक संस्कृत भाषायाः ब्राह्मी लिपिः सा स्वयमपि सरस्वती। अतः अमरकोशे उक्तं ब्राह्मी तु भारती भाषा गिर्वाक्वाणी सरस्वती। ब्राह्मी नाम ब्राह्मी लिपिः, ब्राह्मी नाम अपि संस्कृत भाषा सुर सरस्वती। आगच्छन्तु सर्वे श्रोष्यामः। ये अत्र उपस्थिताः सन्ति, अस्माकं विजयादशमी प्रसंगे अवसरे जे विद्यार्थिनः, अनुसन्धातारः, अध्यापकाः तथा आचार्याः उपस्थिताः सन्ति, ते अस्माकं सर्वेषाम् अस्माकं परिवारस्य एव माननीयाः सदस्याः भवन्ति। तेषां सहयोगेन निरन्तरतया अयं कार्यक्रमः अग्रे प्रचलति। यदि तेषां सहयोगस्य हस्तप्रसारणं न स्यात्, तर्हि अस्माभिः एतादृशं कार्यं, महनीयं कार्यं, बहु गुरुत्वपूर्णं कार्यं, बौद्धिकं कार्यं, भारतवर्षस्य बौद्धिकसम्पत्तेः अनावरणम्, आविष्करणमेव अस्माकं मुख्यं लक्ष्यं भवति। अतः अयं गुरुत्वपूर्ण कार्यविशेषः अस्माभिः साध्यते केवलं भवद्भीतानां सर्वेषां शुभेच्छूनां शुभाकाङ्क्षिणाम् आशीर्वादेन, शुभेच्छया। अतः पुनरेकवारं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः मम अभिनन्दनं विनिवेदयामि, शुभकामनाः विनिवेदयामि। ये च अनुसन्धातारः विद्यार्थिनः अत्र उपस्थिताः सन्तः, अस्माकम् आधारपुरुषेभ्यः किञ्चित् जानन्ति, किञ्चित् ते ज्ञातुं पारयन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः अस्माकं जिज्ञासुभ्यः, अनुसन्धातृभ्यः तथा विद्यार्थिभ्यः, विद्यार्थिनीभ्यः अहं मम शुभकामनाः, शुभाशीर्वादं विनिवेदयामि। एतादृशम् आलोचनाचक्रं यथा पूर्वस्मिन् समये अस्माकं कृते लाभदायकं सञ्जातं, फलप्रदं सञ्जातं, तथैव अद्यतनम् आलोचनाचक्रमपि सर्वेषां लाभदायकं भवतु, फलप्रदं भवतु इति भगवत्याः जगज्जनन्याः मातुः दुर्गादेव्याः चरणकमलतले प्रणिपातस्य शतशत प्रणिपातं विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः, नमस्काराः। मातुः दुर्गादेव्याः आशीर्वादेन सह भवताम् आशीर्वादेन वयं सर्वे कृतार्थाः, अनुगृहीताः। यथा भवन्तः अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यम् अत्र उपस्थापितवन्तः, ब्राह्मी तु भारती भाषा गिर्वाणवाणी सरस्वती, अर्थात् ब्रह्मणः इयं भवति लिपि। सर्वासु लिपिषु इयं ब्राह्मी लिपि भवति सर्वप्राचीना।
कस्मिन् समये वा कदा अस्याः लिपेः प्रयोगः अभवत् अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् तत्त्वम् अत्र उपस्थापितवन्तः इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां पुनः एकवारं साधुवादं कृतज्ञतां भवतां चरणकमलयोः प्रणतिततिः विनिवेदयामि। तर्हि इदानीं वयं प्रकृतम् अनुसरामः। भवन्तः जानन्ति अद्य सर्वे समुत्सुकाः सन्ति ब्राह्मी लिपि विषये ज्ञातुम्। अत्र अद्य अस्माकम् आधारपुरुषाः सन्ति उत्तम सिंह महोदयाः ये भवन्ति लिपि विशारदाः। इदानीम् आचार्यः अनुरुध्यन्ते भवन्तः भवतां विषयम् उपस्थापयन्तु इति। नमो नमः। मेरी आवाज आ रही है? श्री गुरुवर सादर प्रणाम। आ रही या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्रम व्यासायन ट्रस्ट परिचालितम के द्वारा ब्राह्मी लिपि परिचय विषयक इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त विद्वज्जनों को सादर प्रणाम। विशेष रूप से परमादरणीय गुरुचरण आचार्य हरे कृष्ण सतपति जी जुड़े हुए हैं और गुरु जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। गुरु जी को सादर प्रणाम। और यहाँ मैं सीधा विषय पे आता हूं। ब्राह्मी लिपि जैसा कि गुरु जी ने बताया भारत की समस्त लिपियों की जननी है, अतीव प्राचीन लिपि है और भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण में, भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहन में ब्राह्मी लिपि का अतीव जो है महत्वपूर्ण योगदान है। ब्राह्मी लिपि से ही भारत की ही नहीं बल्कि विदेशों की भी कई लिपियां जन्म ली हैं। भारत की तो समस्त लिपियों की जननी ब्राह्मी लिपि है और इसकी विशेषता है कि यह बाएं से दाएं लिखी जाती है और इसी परंपरा को हमारे राष्ट्र की पश्चातवर्ती जितनी भी लिपियां चलन में आई सभी ने इसी परंपरा को फॉलो किया। ब्राह्मी लिपि से ही अन्य लिपियों के अक्षरों के निर्माण करते समय कॉन्सेप्ट लिया गया। मैं यहाँ कुछ अक्षरों को लिखते समय बताऊंगा कि किस प्रकार से वो ब्राह्मी से डायरेक्ट जो है नागरी में, शारदा में, ग्रंथ में अथवा जो है उड़िया में या जैन नागरी में या फिर वो जो है अभी तिरहुता में या अभी तक की देवनागरी लिपि में किस प्रकार से वो अक्षर जो है चलन में आए, उनमें कहीं ना कहीं ब्राह्मी लिपि बैठी हुई है। अति प्राचीन लिपि है। हमें जो ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य मिलते हैं वो अशोक के समय से, सम्राट अशोक के समय से अर्थात ईसा पूर्व दूसरी तीसरी शताब्दी से लिखित साक्ष्य मिलते हैं। अशोक के अभिलेखों में जो लिपि प्रयुक्त हुई है वो ब्राह्मी लिपि शतशः अभी पढ़ी जा चुकी है और एक समय ऐसा भी था कि लगभग 1435 के आसपास ब्राह्मी लिपि को जानने वाला हमारे देश में कोई नहीं था। ऐसा उल्लेख जो है कुछ ग्रंथों में मिलता है क्योंकि जो है फिरोज शाह तुगलक और अकबर बादशाह ने दिल्ली टोपरा एवं अन्य अभिलेखों को पढ़ने के लिए काफी प्रयास किया। उन्होंने दुनिया भर से विद्वानों को भी एकत्रित किया कि इनमें क्या लिखा है, लेकिन कोई विद्वान उनको पढ़ करके नहीं बता सका। उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो उन अभिलेखों के रक्षण के उद्देश्य से उन लोगों ने नहीं पढ़ा, क्योंकि
परिस्थितियां ऐसी थी कि यदि उसमें जो लिखा है वही बता दिया जाएगा तो शायद उनको तोड़ दिया जाए। तो विद्वानों ने ज्यादातर ने यही कहा कि आपके जो है दादा परदादाओं की प्रशस्तियां इस पर लिखी हुई हैं, तो वो अभिलेख सुरक्षित रहे। और सर जॉन प्रिंसेप ने फिर इसको 18वीं शताब्दी में उन्हें पढ़ा और इस लिपि की जो है वर्णमाला तैयार की, जिसके आधार पर समस्त अभिलेखों को पढ़ा जा सका है। अभी भी अभिलेख मिलते हैं तो उसी वर्णमाला के आधार पर पढ़े जाते हैं। ये बड़ी वैज्ञानिक लिपि है, आशु लिपि भी है, सरल लिपि है। तो इस प्रकार से हम अशोक के समय तक पहुंच जाते हैं कि ब्राह्मी लिपि के जो अभिलेख मिल रहे हैं, लेकिन ब्राह्मी उससे पहले भी थी, क्योंकि जो बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर है, हालांकि पहली शताब्दी का ग्रंथ है, लेकिन उसमें 64 लिपियों का नाम उल्लेख हुआ है और उन 64 लिपियों में पहला नाम ब्राह्मी है, दूसरा खरोष्टी, बाकी जो है कुछ प्रांतीय लिपियां हैं, यक्ष लिपि जो है नाग लिपि, गंधर्व लिपि, शंख लिपि और जो है ऐसे बहुत 64 लिपियों के नाम उल्लेख वहां हैं। प्रसंग ऐसा है कि जब भगवान बुद्ध जो है लिपिशाला में अध्ययन के लिए जाते हैं तो गुरुजी उनसे कहते हैं कि आज हम आपको जो है लिपि पढ़ाएंगे। ये लिपि संदर्शन पर्व है, 10वां पर्व। तो भगवान बुद्ध गुरुजी से कहते हैं कि इस जगत में 64 लिपियां चलन में हैं, उनमें से आप हमको कौन सी लिपि सिखाने वाले हैं। तो उससे जो है गुरुजी थोड़े आश्चर्यचकित भी होते हैं कि अरे ये तो लिपि विशारद लिपि शाला में आया है, मैं इसे क्या पढ़ाऊं, वो तो पहले से सब कुछ सीखा हुआ है। तो इस प्रकार से उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार से जैन परंपरा के ग्रंथ पन्नवना सूत्र हैं, उसमें 18 लिपियों का नाम उल्लेख हुआ है और वहां भी पहली लिपि ब्राह्मी है, दूसरी खरोष्टी है। उसी प्रकार से जो है भगवती सूत्र आगम ग्रंथ है, वहां तो नमो बम्बीये लिपिये कहकर ब्राह्मी लिपि को जो है नमस्कार किया गया है। तो इससे हमें इस लिपि के वैशिष्ट्य का पता चलता है, वैभव का पता चलता है। इस प्रकार से हम अशोक काल तक यानी भगवान बुद्ध के समय तक पहुंच सकते हैं कि उस समय भी लिपियों का चलन रहा होगा, लेकिन उस समय का लिखा हुआ साहित्य कुछ नहीं मिलता है। लिखा हुआ जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो अशोक के समय से हैं और पहली शताब्दी में राजा श्रीलंका के राजा बट्टगामिनी ने बौद्ध पिटकों को ब्राह्मी लिपि में शिलापट्टों पर लिखवाने का भी उल्लेख मिलता है। लिखवा करके उन्होंने बौद्ध स्तूपों में रखवाया था। तो वहां से उन स्तूपों से जब वो अभिलेख कभी प्राप्त होंगे तो शायद कुछ जो है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अक्षर मिसिंग है, शायद वो अक्षर वहां से मिल जाए। मतलब एक नया एक जो है उपलब्धि होगी, जो कुछ अभी ब्राह्मी लिपि में कुछ जो छूटा हुआ है वो उसकी पूर्ति वहां से हो सकती है। तो इस प्रकार से हम बुद्ध काल तक पहुंच जाते हैं। बुद्ध काल से पहले भी लिपियों का चलन रहा होगा। जैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां से जो अभिलेख मिले हैं और जो कुछ मोहरें मिली हैं, कुछ सिक्के मिले हैं, सील जो मिली हैं, उन पर कुछ चित्र बने हुए हैं, कुछ अक्षर खुदे हुए हैं। विद्वानों का मानना है कि शायद ये है अभी तक ठीक से पढ़ा नहीं जा सका है, यहाँ तक कि खरोष्टी को भी अभी तक 100% नहीं पढ़ा जा सका है। तो वो क्या है, कौन सी लिपि है? विद्वानों का अनुमान ऐसा है कि शायद ये ब्राह्मी का प्राचीनतम स्वरूप हो। तो इस प्रकार से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं। वैदिक काल में भी हालांकि ग्रंथों को श्रुत परंपरा से संरक्षित रखा गया, लेकिन उस समय भी कोई लिपि रही होगी। हमारे आचार्यों ने शास्त्रों को लिखने की आवश्यकता
नहीं महसूस की हो, क्योंकि स्मृति उस समय इस तरह की थी कि किसी विद्वान ने यदि कोई एक वेद पर याद कर लिया तो वो 100 वर्ष तक जिएगा और अपने विद्यार्थियों को, अपने जीवन काल में कई विद्यार्थियों को जो है वो शास्त्र रटा देगा। शायद हो सकता है इसलिए लेखन कार्य ना हुआ हो, और हुआ हो तो काफी प्राचीन काल हो चुका है, वो अभी प्राप्त नहीं होता है। कभी प्राप्त होगा तो नए आयाम निकल करके आएंगे। तो हमारी जो श्रुत परंपरा है, श्रुत परंपरा के जो शास्त्र हैं उनमें जो है छंद की चर्चा है, पंक्ति की चर्चा है। तो छंद है तो कोई अक्षर होंगे, गणना उनकी करनी है, कोई लिपि चाहिए। शायद हो सकता है कि उस समय भी कोई लिपि रही। तो इस प्रकार से हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं। अभी प्रथम शताब्दी से हमको इस लिपि में बहुत कुछ जो है लिखा हुआ मिलता है। लगभग 5वीं शताब्दी तक अभिलेखों में ये लिपि चलती है, और 5वीं शताब्दी के आसपास जो है गुप्त काल के बाद ही इसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं। इस लिपि में जो है कुछ उत्तर और दक्षिणी प्रवाह के रूप में ये लिपि विस्तृत होती है। इसमें इससे अन्य लिपियां निकलती। तो जो कुटिल राजाओं के समय में एक कुटिल ब्राह्मी चलन में आती है, अर्थात ब्राह्मी में उस समय अक्षरों में थोड़ी शिरोरेखा लगने लग जाती है, अक्षरों की आकृति कुटिलाकार हो जाती है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है। और जो है अक्षरों में कुछ पूंछ लगा करके लिखने की परंपरा आ जाती है, और वहीं से अन्य लिपियों का जो है निकलना प्रारंभ होता है। हो सकता है ब्राह्मी के समय में भी अन्य जो शारदा ग्रंथ या नागरी नेवारी जो लिपियां ब्राह्मी के समय में भी रही हो, लेकिन उस समय उनमें लिखने की आवश्यकता ना पड़ी हो या लिखा भी गया हो तो आज मिल नहीं रहा है। तो हम कुटिल ब्राह्मी से उत्तरी दक्षिणी प्रवाह में इसको बांट करके, उत्तरी प्रवाह में इससे जो है शारदा लिपि निकलती है, नागरी लिपि निकलती है, और जो है नागरी से बंगला लिपि निकलती है, तिरहुता लिपि निकलती है, और उसी प्रवाह में आपकी उड़िया लिपि और जैन नागरी लिपि और जो है प्रांतीय लिपियों तक हम लोग देवनागरी लिपि तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार से दक्षिणी प्रवाह में इससे दक्षिण भारत की जो है ग्रंथ लिपि, मलयालम लिपि, तमिल लिपि, तेलुगु लिपि, नंदी नागरी लिपि, ये सब लिपियां जो हैं चलन में आती हैं। और इस प्रकार से ये ब्राह्मी के जो हैं 2 प्रवाह पूरे हमारे भारत में विस्तृत होते हैं, और हमारी जो है ये मॉडर्न जो लिपियां हैं यहां तक पहुंचते हैं। इस प्रकार से हम एक साधारण सा जो है ब्राह्मी का विस्तार देख सकते हैं। मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं और जिसमें कुछ चीजों को बताना चाहूंगा। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? हाँ प्रिय गुरु दिखाई दे रहा है। जी जी जी। तो देखिए लिपि जो है ये जैसा कि विदित है लिप धातु से निष्पन्न है, और लिप लेपने ऐसा उल्लेख अमरकोश में भी हुआ है। तो लिपियों का प्राचीनतम स्वरूप तो जो है वो लेपन है। जब माताएं बहनें घरों में चौका लगाती थी, कुछ उससे आकृतियां बन जाती थी, और वो आकृतियां ही बता देती थी कि आज ये चौका घर में किसने लगाया है, या उसने किस कॉन्सेप्ट को वहां जो है उपस्थापित करने का प्रयास किया है। वो माताएं बहनें देख करके पता उनको चल जाता था। तो ये जो है प्राचीनतम स्वरूप लेपन से आता है। और यहाँ तक कि अपने घरों के दरवाजे पर कुछ बेल बूटा बना देते थे, या फिर लोग जो हैं कुछ जैसे
डोली लेकर के जाते हुए कहारों का एक चित्र बना दिया, और उन चित्र को देख करके देखने वाला ये पता कर लेता है कि हाँ, उसको पता चल जाता है कि इस घर में विवाह है। यहाँ तक भी कि लड़की का विवाह है या लड़के का विवाह है, ऐसे चित्रों से उनको पता चल जाता है। इस प्रकार के चित्र बना दिए जाते थे। तो प्राचीनतम स्वरूप जो है ये लिपियों का चित्रलिपि कहा जा सकता है, और फिर चित्रलिपि से भावलिपि, और भावलिपि से जो है ये हमारी जो है अक्षरात्मक लिपियां आती हैं। तो लिपि का उद्भव एक प्रकार से चित्रलिपि, भावलिपि और ध्वनि लिपि में हम कर सकते हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें प्राचीनतम स्वरूप मिले हैं वो इस प्रकार के कुछ अक्षर, कुछ ऐसे, जैसे एक चित्र बना हुआ है यहाँ पर, जैसे एक उल्टा तीर जैसा, लंबी 3 रेखाएं, एक सीधा तीर जैसा। तो ये जो है लिपि के प्राचीनतम स्वरूप। अब ऐसा उल्टा तीर जैसा अभी ब्राह्मी में श है, सीधा तीर जैसा जो है य है, और ये लंबी रेखा जैसा र है। और भी कुछ सिंबल मिले हैं, जैसे गोल चक्र जैसा सिंबल है। यहाँ इस लास्ट वाले चिन्ह को आप देख सकते हैं, ये ब्राह्मी लिपि में म के रूप में म है। तो ये प्राचीनतम स्वरूप मिलते हैं। और जो ब्राह्मी हमें अभिलेखों में लिखी हुई मिलती है, आप अशोक के अभिलेखों में इस तरह से पत्थरों पर खोद करके टाँकी हथौड़े से बाएं से दाएं ये लिखी हुई हमको मिल रही है। आप एक ये अभिलेख देख सकते हैं। ये अब देखिए, अभिलेख में भी वो स्तंभ लेख है और शिलालेख है। स्तंभ लेख अर्थात पिलरों पर अशोक ने कई जगह वो जो है स्तंभों पर इस लिपि को लिखवाया, और कहीं कहीं उन्होंने शिलाखंडों पर लिखवाया। तो स्तंभ लेख, शिलालेख आप देख सकते हैं। और इस ब्राह्मी लिपि में हमें पाली, प्राकृत एवं संस्कृत तीनों ही भाषाओं का प्रयोग मिलता है, लेकिन विशेष रूप से पाली और प्राकृत का प्रयोग हुआ है। कुछ कीलाक्षर लिपि भी मेसोपोटामिया से प्राप्त, कुछ उसके अक्षर प्राप्त हुए हैं। हीरोग्राफिक लिपि में भी चित्रात्मक स्वरूप है। चीन की जो चीनी लिपि है वो भी चित्रात्मक स्वरूप में है। और पेरू से हमें कुछ जो है रज्जु लिपि के अवशेष ये मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। इसमें अक्षरों को ऊपर से नीचे इस प्रकार से लिखा गया, रस्सी आकार में। ब्राह्मी लिपि में भी संयुक्त अक्षर ऊपर से नीचे लिखे जाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं उन अन्य लिपियों के साथ इसका जो है अंत्य संबंध दिखाई देता है। आप यहां भी देख सकते हैं, एक शील है, उसमें एक राजा है जिनने 2 शेरों को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, और ऊपर में कुछ जो है अक्षर बने हुए, एक मछली जैसी आकृति बनी हुई है, कुछ 2-3 यही वो सीधा तीर जैसा, ये सीढ़ी जैसा, ऐसा कुछ जो है सिंबल है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्राचीनतम जो है स्वरूप हैं लिपि के। इसमें भी देख सकते हैं आप, जो ये 4 संख्या जैसा ब्राह्मी लिपि में अभी म के लिए ये अक्षर प्रयोग हो रहा है, एक मछली जैसा है। तो ये प्राचीनतम स्वरूप हैं जो अभिलेखों में प्राप्त हो रही है हमको ब्राह्मी लिपि। जैसे ये कि ये सारनाथ का जो है पिलर है, जिस पर ब्राह्मी लिपि खोद करके टाँकी हथौड़े से लिखी हुई है। तो ये इसका लेखन विधान था। साथ में अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी लिखे गए हैं, और जो दाएं से बाएं लिखी हुई है। खरोष्टी लिपि में लिपिबद्ध धम्मपद का एक पेज मिलता है। ये जो है उस पर ये भूर्ज पत्र पर लिखा हुआ है। वैसे खरोष्टी लिपि में लकड़ियों पर भी, मतलब ये स्टिक पर भी लिखा हुआ कुछ मिला है। यहां भी देख सकते हैं, ये दाएं से बाएं पढ़ी जाएगी। ये एक बेम्बू है, बेम्बू स्टिक पर भी यहाँ खरोष्टी लिपि आपको लिखी हुई दिखाई दे सकती है।
पाकिस्तान से एक अभिलेख मिला है जिस पर खरोष्टी लिपि इस प्रकार से लिखी हुई है। तो खरोष्टी लिपि को एक प्रकार से चित्रात्मक लिपि कह सकते हैं, और जैसा कि नाम से भी पता चलता है कि खर और ओष्ठ, इसके अक्षरों की आकृति खर के ओष्ठ जैसी है, इसलिए शायद इसका नाम खरोष्टी ऐसा पड़ा हो। उसी प्रकार अब यहाँ ब्राह्मी लिपि के हम अक्षरों को देख सकते हैं। अक्षर बड़े सरल हैं, जैसे ये अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। तो मैं यहाँ अक्षरों को भी आपको लिख करके बताऊंगा। सिर्फ ये आकृति देख लें कि बड़े सरल हैं, और एक वर्ग का अक्षर जिस आकृति से शुरू होता है उसी आकृति में थोड़ा सा परिवर्तन करके वो पूरा वर्ग बनाया जाता है। जैसे ये ट है, आधा गोला, इसको पूरा गोला कर दिया, ठ हो गया। स्टैंडिंग लाइन 2 खींच करके ऊपर लगा दिया तो ड हो गया। फिर नीचे में गोला बना करके ऊपर स्टैंडिंग लाइन लगाया तो ढ हो गया। तो इस प्रकार से सरल रूप से इसके अक्षरों का निर्माण हुआ है। और मैं संक्षेप में चीजों को बता करके आगे बढ़ूंगा। हमें जो समवायांग सूत्र में जो है 18 लिपियों का नामोल्लेख मिलता है। इसमें ये है बम्बीयेणम लिपिये 18 लिख विहाणे पंडिते। ब्राह्मी लिपि के 18 लेखन विधान प्राप्त होते हैं। बम्बीयेणम लिपिये 46 माऊ का खरा समवाया, मात्र का अक्षर 46 इसमें बताए गए हैं। तो यहाँ पर पहली ब्राह्मी है, दूसरी जबड़ानी, तीसरी दोसापुरिया, खरोठी, पुखर सारिया, भोगवाइया, पहाड़िया और उप अंतरिक्षिया, अक्षर पिटिया। अक्षर पिटिया मतलब अक्षरों को ये एक प्रकार से ताम्रपत्र वगैरह पे लिखने के लिए अक्षरों को पीट पीट करके अक्षर बनाना, को हथौड़े से अक्षरों को जितना अक्षर बनाना है उस अक्षर के आसपास के हिस्से को ठोक ठोक करके और उभार करके अक्षर को निकालना। तो शायद ये अक्षर पिटिया ऐसा लिपि नाम पड़ा हो। तेवणैया, गिरहाइया, अंक लिपि, गणित लिपि, गंधर्व लिपि, आदंश लिपि, माहेश्वरी लिपि, दामिनी लिपि, पोलिंदी लिपि, इस प्रकार से ये 18 लिपियों का नामोल्लेख मिलता है। उसी प्रकार से ललित विस्तर में जो 64 लिपियों का नामोल्लेख मिलता है उसे आप देख सकते हैं। यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, पुष्कर सारी, अंग लिपि, ये देखिए अंग लिपि, बंग लिपि, मगध लिपि, मांगल्य लिपि, मानुष्य लिपि, अंगुली लिपि, साकरी लिपि, ब्रह्मवल्ली लिपि, द्राविड़ी लिपि, कनारी लिपि, दक्षिणी लिपि। अब यहाँ शारदा लिपि का उल्लेख, शारदा नागरी या देवनागरी लिपि, इन लिपियों का उल्लेख इसमें नहीं। तो और इन लिपियों के अलग अलग देशों ने अलग अलग जो है कर्ताओं को, आविष्कारकों को माना है। हमारे भारतवर्ष में ब्राह्मी लिपि के आविष्कारक ब्रह्मा जी को माना गया, लेकिन इसमें भी 2-3 परंपराएं हैं, वैदिक परंपरा, जैन परंपरा एवं बौद्ध परंपरा। मैं उनका भी उल्लेख करूंगा। ये सर जॉन प्रिंसेप हैं जिन्होंने 18वीं शताब्दी में ब्राह्मी लिपि को पुनः पढ़ा। और ओके, तो इस प्रकार से ब्राह्मी लिपियों के जो है के अक्षरों की बनावट भी आप देखा जाए, जैसे कि ये अ है, शायद यहाँ अक्षी शब्द से कॉन्सेप्ट लेकर के ये अ बनाया गया हो, क्योंकि आंख जैसा है। जैसे जो है क ऐसा प्लस जैसा है, तो ये शायद कर्तरी शब्द जो है कर्तन से कॉन्सेप्ट लेकर के क का निर्माण हुआ हो। उसी प्रकार से जैसे त है, शायद तरु वृक्ष की जो है ये शाखा, जो ये जड़ें होती हैं, इस प्रकार से वृक्ष से शायद कॉन्सेप्ट लिया गया हो। उसी प्रकार से ग अक्षर ऐसा है, उल्टे वी आकार जैसा, गगन जैसा,
शायद गगन शब्द से इसका जो है कॉन्सेप्ट लिया गया हो। जैसे ह अक्षर को देख सकते हैं, हल, हल से शायद इस अक्षर का कॉन्सेप्ट लिया गया हो। तो ये अक्षरों का जो निर्माण हुआ है बड़े ही वैज्ञानिक पद्धति से हमारे ऋषियों महर्षियों ने, आचार्यों ने किया है, और जो है हमारे शास्त्रों से, हमारी परंपराओं से कॉन्सेप्ट लेकर के अक्षर बनाए हैं, वैज्ञानिक अक्षर हैं। आप एक ब्राह्मी लिपि का यहाँ अभिलेख देख सकते हैं, जैसे ये प है, ये ग है, म है, न है, स है, से, म, स में एक की मात्रा, म में एक की मात्रा। उसी प्रकार से ये म, ये लेफ्ट में एक की मात्रा, ऊपर राइट में एक आ की मात्रा, मो हो गया। ये तीन बिंदी जैसा ई हो गया। तो ये एक अभिलेख, एक दो अभिलेख हम देख लेते हैं। फिर कुषाण काल में ये ब्राह्मी लिपि इस प्रकार से थोड़ी शिरोरेखा को लेती है। अशोकन ब्राह्मी में शिरोरेखा नहीं है, लेकिन कुषाण काल में इसमें हल्की शिरोरेखा आ जाती है। अक्षरों की आकृति थोड़ी जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और ऐसा स्वरूप निकल करके आता है जो कुटिल लिपि से जो है अन्य फिर लिपियों में जाकर के परिणित होती है। तो ये जो कुटिल स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं कि ब्राह्मी से किस प्रकार से कुटिल लिपि के अक्षरों का ये अ जो है बिल्कुल नागरी लिपि के अ जैसा बनने लगा। ये ई शारदा लिपि के ई जैसा बनने लगा। ये उ शारदा लिपि में ऐसा ही है। ए आई, ये क देख सकते हैं बिल्कुल देवनागरी लिपि के क जैसा। तो ये ब्राह्मी से ही देवनागरी लिपि तक पहुंचता है। इस प्रकार से हम इसके विस्तार को देख सकते हैं। यहां एक अक्षर को हम जैसे स्क्रब, जैसे ये ण है, ब्राह्मी लिपि का ये जो ण है, ये उत्तरी दक्षिणी प्रवाह में बढ़ते हुए, परिवर्तित होते हुए आप अंत में देख सकते हैं कि पंजाबी लिपि में इस तरह का हो जाता है, देवनागरी लिपि में इस तरह का हो जाता है, गुजराती लिपि में इस तरह का हो जाता है, बंगला में ऐसा, उड़िया में ऐसा, तेलुगु में ऐसा, और कन्नड़ा में इस प्रकार का, तमिल लिपि में ऐसा, ग्रंथ लिपि जैसा ही, ग्रंथ लिपि में भी ऐसा ही है, मलयालम में ऐसा। तो वो अक्षर जो हैं आप देख सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि से किस प्रकार से परिवर्तित होते हुए वो अभी के मॉडर्न लिपि में पहुंच रहा है। अस्तु, तो ब्राह्मी लिपि का ये नॉर्थ इंडियन ग्रुप, साउथ इंडियन ग्रुप, इस प्रकार से दो जो विभागों की हमने चर्चा की, इसमें नॉर्थ इंडियन ग्रुप में कुषाण ब्राह्मी, गुप्त ब्राह्मी 3वीं शताब्दी के आसपास, 8वीं शताब्दी के आसपास शारदा, और ये 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास सिद्धमातृका, तिगलारी, लांदा लिपि, डोगरी लिपि, गुरुमुखी लिपि 16वीं शताब्दी के आसपास निकल करके आती है, और सिद्ध मातृका से ये 8वीं शताब्दी के आसपास नागरी लिपि चलन में आती है, और 11वीं शताब्दी के आसपास नंदी नागरी, लेट नागरी, आसामीज, बंगाली, ओरिया लिपि, गुजराती लिपि, इस प्रकार से उत्तरी प्रवाह ब्राह्मी का डेवलप होता है। उसी प्रकार से दक्षिणी प्रवाह वट्टेलितु 4th सेंचुरी के आसपास, साउथ इंडियन ग्रुप में जैसे ग्रंथा लिपि, कदम्ब लिपि 5वीं 6वीं शताब्दी के आसपास, तमिल लिपि 8वीं शताब्दी, मलयालम लिपि, ओल्ड कन्नड़ा लिपि, तेलुगु लिपि, इस प्रकार से ये दक्षिण भारत की लिपियां निकल करके आती हैं। ये शारदा लिपि है। जब शारदा लिपि पर आगे अवसर मिलेगा तो हम विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ, लेफ्ट हो गया था। तो इस प्रकार से हम ब्राह्मी लिपि के विकास को देख सकते हैं। इसके नामकरण की यदि चर्चा करें तो
कुछ विद्वानों का मानना है कि ब्राह्मी जी ने इसकी ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण किया, इसलिए इसका नाम ब्राह्मी पड़ा, जो वैदिक परंपरा जो कहती है। और जैन परंपरा में ऐसा मानना है कि आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने जो असी मसी कृषि का सिद्धांत दिया, उस मसी के सिद्धांत के तहत, मसी माने स्याही, उसके सिद्धांत के तहत जिनके हिस्से में जो मसी आई, उन्होंने भगवान ऋषभदेव से कहा कि भाई हम स्याही से कैसे अपना जीविकोपार्जन करेंगे। तो उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री को ये लिपि सिखाई और उनकी बड़ी बेटी का नाम ब्राह्मी था, इसलिए इसका नाम ब्राह्मी पड़ गया। ऐसा जैन परंपरा मानती है। और हमारी जो है वैदिक परंपरा में, क्योंकि जो है दुर्गा सप्तमी अभी माता जी का ये जो है उपवास के दिन चल रहे हैं, और दुर्गा सप्तशती में भी एक श्लोक है, ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति। यहाँ ब्राह्मी शब्द का उल्लेख हुआ है, लेकिन लिपि के रूप में नहीं हुआ है। तो साक्षात वो देवी हैं। भगवती सूत्र में जहां लिपि के रूप में उल्लेख हुआ, नमो बम्बिये लिपिये। और जो ये बौद्ध परंपरा है, बौद्ध परंपरा ने इस लिपि को अभी आप देखा जाए तो उन्होंने इसको जो है ब्राह्मी नाम ना दे करके इसे जो है अभिलेखों की लिपि या धम्म लिपि ऐसा नाम दिया है। उनका मानना है कि ये, क्योंकि देखिए कहीं भी अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। वहां हमेशा इयम धम्म लिपि देवानाम पियेन पियदंसिना राया लेखा पिता, ऐसा उल्लेख मिलते हैं। तो बौद्ध परंपरा के विद्वानों का मानना है कि ये धम्म लिपि है। और हमारे लेकिन जो हमारे पुरातत्ववेत्ता हैं, उनका तर्क ऐसा है, क्योंकि प्राचीन स्रोतों में जो लिपियों के नाम उल्लेख मिल रहे हैं उसमें पहला नाम ब्राह्मी ही है, और जो लिपि मिल रही है हमको यही ब्राह्मी है। खैर ये एक शोध का विषय है कि सही में हमें जो ये लिपि अभी मिल रही है अशोक के अभिलेखों में, क्या यही ब्राह्मी है या ब्राह्मी इससे अलग थी। एक शोध का विषय है, इस पर आगे गवेषणा के लिए काफी स्कोप है। तो इस प्रकार से जो है नामकरण की चर्चा की जा सकती है। और महत्व, क्योंकि अति प्राचीन है, समस्त लिपियां इससे निकली हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण लिपि है। तो इस प्रकार से ब्राह्मी का एक सामान्य सा मैंने परिचय देने का यहाँ प्रयास किया है। यदि समय है तो मैं कुछ ब्राह्मी लिपि के अक्षरों को लिख करके यहाँ बताना चाहूंगा। षडंगी सर, षडंगी सर, क्या मैं समय है तो मैं कुछ अक्षर लिख करके बताऊंगा। हरिओम। हाँ उत्तम जी, जी हाँ, खत्म हो गया उत्तम जी, फिर करेंगे। जी, ब्राह्मी का परिचय पूरा हुआ। यदि समय है तो मैं कुछ अक्षर लिख करके बताऊंगा। कितना टाइम क्या होगा? नहीं तो नेक्स्ट आप करिए, सेकंड एपिसोड करिए नेक्स्ट संडे को, जैसा आप कहें। हाँ, ये 40 मिनट 45 मिनट होने से ठीक रहेगा। हम लोग नेक्स्ट वीक को फिर आपका ही रखते हैं, सेकंड पार्ट 2। जी जी जी, ठीक जी। तो उसमें हम ब्राह्मी लिपि के स्वर एवं व्यंजन वर्णों का अभ्यास कर लेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न है, प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, प्रश्न है, अभी प्रश्न के लिए मौका दिया गया है, कोई चाहे तो प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरुवर, मैं डॉक्टर लवकुश बोल रहा हूँ, संस्कृत विभाग। Our historians can
Hello. हाँ, Our historians can read scripts from Indus Valley civilization. जी हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें जो कुछ पॉट मिले हैं, कुछ सील्स सील मिले हैं, उन पर जो है कुछ चित्र आकृतियां बनी हुई हैं और कुछ अक्षर हैं जो मैंने स्लाइड्स शो करके जो है शेयर करके दिखाया। इतना ही मिलता है और वो भी अभी तक 100% पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इतना ही कहा जा सकता है कि शायद वो ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम स्वरूप है। उत्तम जी, आप जो स्लाइड में दिखा रहे हैं उसको थोड़ा भेज दीजिए सड़न जी के पास। जी 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 बिल्कुल। ठीक। लवकुश जी, आप कुछ पूछ रहे थे? जी हाँ गुरुवर, मैं बीएचयू से शोध संपन्न किया हूँ गुरुवर, सादर प्रणाम। स्वागत है आपका। गुरुवर जी, इसमें गुरु जी जो गवेषणा या अनुसंधान की भी आवश्यकता है, तो इसमें गुरुवर हम समाज को और भी किस तरह से प्रस्तुत कर सके जिससे वो भी लाभान्वित हो, और कोई भी अनुसंधान समाज को दृष्टि में रख करके ही किया जाता है, और विदेशी जो विद्वान है इसमें भी कहीं उनकी रुचि अभी वर्तमान में और भी बढ़े, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जी देखिए, जो अभिलेख हमें ब्राह्मी के मिल रहे हैं ना, उनमें तत्कालीन इतिहास है, तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन है, उल्लेख है, जो है अभी भी प्रासंगिक है उन चीजों, और वो हमारा प्राचीनतम धरोहर है। तो उन चीजों का प्रचार प्रसार हो, लोगों तक वो पहुंचे, और भारत विश्व गुरु था। भारत ये उस समय की जो है लिखे हुए सामग्रियां हैं, जिस समय शायद दूसरे देश हो सकता है कि शायद 2 जून के भोजन के जुगाड़ में लगे थे, शायद वो जो है ठीक से कपड़ा पहनना सीख रहे थे। उस समय हमारे आचार्य पत्थरों पर लिख रहे थे। और जैसे कि आप जो है इसमें अशोक का जो गिरनार का अभिलेख है, वहां उन्होंने बड़ा सा एक संदेश दिया है, अहिंसा का कितना अच्छा संदेश दिया है कि इयम धम्मलिपि देवानाम पियेन पिये दंसिना लेखा पिता इध न कांची जीवम आरभिपेत न च समाजम ही कतव्यो। समाज में मेला, उन्होंने वहां कहा है कि नहीं, बहुकम ही दोषम ही समाजम ही पसती देवानाम पियो पियदंसी राया अस्ति। वो देवों का प्रियदर्शी राजा है। इससे पहले अशोक को जो है चंडाशोक और ऐसे नाम से जाना जाता था कि उन्होंने बड़ी हिंसा की थी, लेकिन वहाँ देवा नाम प्रिय है, जना नाम प्रिय है, प्रियदर्शी राजा है। तो उन्होंने समाज के लिए किया है, और वो वहां आदेश दे रहे हैं कि नहीं भाई, यहाँ पे जो मेलों का आयोजन होता है उसमें बहुत पशुओं की हिंसा होती है, और जो है सामाजिक जो संसाधन है उनका दुरुपयोग होता है। ऐसे आयोजनों पर मैं रोक लगाता हूँ। और एकम ही और वो कहता है कि एक मेला है जो अच्छा है, उसकी मैं अनुमति देता हूँ। और अपने भोजनालय में भी वो जो है मांसाहार को धीरे धीरे वर्जित करता है। तो ये चीजों को जब हम समाज के सामने बताएंगे तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी उन प्राचीन विरासतों से परिचित होंगे। बाहर के लोग भी उन चीजों से परिचित होंगे, और वो उन्हें पता चलेगा कि भारत की जो विश्व गुरु वाली परंपरा है कितनी विस्तृत है, कितनी विशाल है, कितनी प्राचीन है। हम पुनः भारत को विश्व गुरु स्थापित करने के लिए हमें इन प्राचीन लिपियों, अभिलेखों, पांडुलिपियों की शरण में जाना ही पड़ेगा, और कोई साधन नहीं है कि हम भारत को विश्व गुरु पुनः स्थापित कर पाए। ये हमारी प्राचीन ज्ञान वारसा ही है, यही बता सकता है कि भारत विश्व गुरु किस प्रकार से था। फिर से भी पुनः भी अगर विश्व गुरु बनाना है तो ये संसाधन ही विश्व गुरु बनाने में सहायक है। धन्यवाद गुरुवर, बहुत अच्छा रहा। प्रणाम गुरुवर जी। धन्यवाद। तो ठीक है, इदानीं अग्रे गमिष्यामः। प्रशांत। धन्यवाद सर, मुझे अवसर दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रणाम गुरु। तर्हि अद्य सम्यक् रूपेण अस्माकम् उत्तम सिंह महोदयः ब्राह्मी लिपेः परिचयम् अत्र उपस्थापितवन्तः। तत्र ब्राह्मी अस्या लिपेः नामकरणं कथम् अभवत् अस्मिन् विषये ते अत्र उक्तवन्तः। ब्रह्मणा निर्मितं ब्राह्मी वा तत्र ऋषभदेवस्य मतानुसारम् अर्थात् जैन सम्प्रदाये तत्र असि मसि कृषि इति भावनया अत्र मसि इति आधारेण तत्र यद् लिखनं भवति तदनुसारेण अस्या लिपेः ब्राह्मी अथवा ऋषभदेवस्य ज्येष्ठा कन्या नाम आसीत् ब्राह्मी, तदनुसारेण अस्या लिपेः ब्राह्मी अभवत् इति। बौद्धपरम्परायां इयं तु धम्मलिपि प्राचीनानां मते लिपिषु ब्राह्मी लिपि प्रथमा इति हेतोः अस्या नाम वर्तते ब्राह्मी लिपि। अर्थात् नामकरण प्रसंगे एतत् सम्यक्तया अत्र उपस्थापितवन्तः। पुनश्च तत्र ब्रह्मणा मुखनिसृतम् अथवा अशोकस्य समयात् अस्या लिपेः कथं प्रयोगः आसीत्, परन्तु तत्र तस्या लिपेः पाठोद्धारः न कोऽपि कर्तुं समर्थः आसीत्, परन्तु सार जॉन प्रिंसेप 1800 ख्रीष्टाब्दे तत्र ते पाठोद्धारं कृतवन्तः। तत्र सिंह महोदयः अत्र 64 लिपि विषये तत्र उपस्थापितवन्तः। तत्र आदौ वर्तते ब्राह्मी लिपि, अनन्तरं खरोष्ट्री एवं प्रकारेण ते उपस्थापितवन्तः। अर्थात् लिपीनाम् इतिहासं ते अत्र सम्यक् रूपेण उपस्थापितवन्तः। तत्र कुटिल ब्राह्मी तत्र उत्तरी प्रवाहे कथम् अत्र अस्या लिपेः परिवर्तनं भवति, पुनश्च तत्र नागरी लिपि, बांग्ला लिपि, उडिया लिपि एवं प्रकारेण लिपीनां कथं क्रम विकासः भवति अस्मिन् विषये ते सम्यक् अत्र उपस्थापितवन्तः। दक्षिणभारते यथा इतः पूर्वम् अस्माभिः श्रुतं तत्र ग्रन्थलिपेः कथम् उद्भवः अभवत्, तत्र लिपेः स्वरूपं कीदृशम् आसीत् एवं प्रकारेण ते सम्यक् अत्र उपस्थापितवन्तः। लिप् धातोः इन् प्रत्यये लिपि शब्द तत्र निष्पद्यते। तत्र लिखिताक्षर संस्थाने लिपि लिबि रुभे स्त्रियौ एतत् अमरकोशे यद् उक्तम् अस्ति तत्र ते अत्र उपस्थापितवन्तः। पुनश्च खरोष्ट्री इत्यस्य नामकरणं कथं भवति, तस्य आकार आकृतिः कथं वर्तते, तत्र खर ओष्ट्र एवं प्रकारेण खरोष्ट्री इति शब्दस्य कथं नामकरणम् अभवत् अस्मिन् विषये ते उपस्थापितवन्तः। अ इत्यस्य अक्षि शब्दात् सम्बन्धः, पुनश्च क कर्तन चिह्न युक्तत्वात् कर्तनेन सह तस्य सम्बन्धः। ग भवति गगनाकारं, ह भवति हलाकृतिः एवं प्रकारेण तत्र प्रति अक्षरस्य प्रत्येकम् अक्षराणां तत्र किं रहस्यम् अस्मिन् विषये ते सम्यक् अत्र उपस्थापितवन्तः। अत्र मन्ये ये सर्वे गवेषकाः, शोधछात्राः अपि च मार्गनिर्देशकाः संयोजिताः सन्ति तेषां महान् उपकारः भविष्यति। पुनश्च अनेन उपायेन पुनः वयं विश्वगुरुः भवामः। यदि भारतीय ज्ञानपरम्परां वयं न केवलं भारतात् बहिः यदि वयं प्रचारयितुं क्षमाः भवामः तर्हि पुनः यदा भारतवर्षं विश्वगुरु आसीत् पुनः भारतवर्षं विश्वगुरु भविष्यति इति तेषाम् आशयः। एतत् सर्वं ते सम्यक् रूपेण उपस्थापितवन्तः। पुनः आगामिनि भानुवासरे ते प्रदर्शयिष्यन्ति कथं ब्राह्मी लिपेः लेखनं भवति, कथम् अभ्यासः वयं कुर्मः तस्मिन् दिने इति हेतोः महोदयानां व्यासश्री परिवारपक्षतः भूरिशः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अत्र अद्य अस्माभिः सह ये सर्वे शोधछात्राः, मार्गनिर्देशकाः संयोजिताः सन्ति तेषां कृते इदानीम् अहं धन्यवादार्पणं करोमि। अत्र बहवः मार्गनिर्देशकाः सन्ति, यथा अत्र रायगंज विश्वविद्यालयात् संस्कृत विभागस्य विभागीय प्रमुखाः अतनु आढ्य महोदयाः सन्ति, अतनु बन्दोपाध्याय महोदयाः सन्ति, अत्र
तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयात् श्री ललिताराणी महोदयाः सन्ति। अस्माकं शोधछात्रः चन्दन महान्ति अपि अत्र वर्तते। तत्र गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयात् डॉक्टर सुनेली देई महोदयाः, तत्र फरीदा मोल्ला महोदयाः, अपि च अत्र शोधछात्रः शोधम् इदानीं पूर्णं कृतवान् लवकुश कुमार महोदयाः अपि अत्र संयोजिताः सन्ति। एतदतिरिक्तं नारायणन् नम्बूदरी महोदयाः केरलतः, तत्र उमाकान्त पण्डा महोदयः अस्य कार्यक्रमस्य निर्देशकः। एतदतिरिक्तम् अस्माकं बहवः शोधछात्राः अत्र संयोजिताः सन्ति। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अहं व्यासश्री परिवारपक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। पुनश्च भवन्तः श्रुतवन्तः आगामिनि भानुवासरे अयं कार्यक्रमः भविष्यति। अत्र अस्माकम् आधारपुरुषाः भविष्यन्ति उत्तम सिंह महोदयाः। ते ब्राह्मीलिपेः लेखनं कथं करणीयम् अस्मिन् विषये ते शिक्षादानं करिष्यन्ति इति हेतोः उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः पुनः एकवारं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेद्य अत्रैव अहं विरमामि। पुनश्च इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं समन्वयक महोदयान् यदि काचित् सूचना वर्तते तर्हि ते उपस्थापयन्तु इति। आचार्य बहु धन्यवादाः उत्तम सिंह महोदयाः। वस्तुतः वयं ज्ञानगुरु इति पदस्य दाथार्थ्यम् अनुभवितुं वयं गच्छामः। क्रमशः अस्माकं याः प्राचीनाः लिपयः सन्ति तासां परिचयः, तदनन्तरं पाण्डुग्रन्थानाम् अध्ययनं, तत्र यद् वैशिष्ट्यं वर्तते तेषाम् आविष्करणम् अत्रैव भारतीयज्ञानपरम्परायाः उद्देश्यमस्ति। उद्देश्योऽयमेव अस्माभिः सफलीकरणाय प्रयासः क्रियते। एतदर्थं पुनः पुनः उत्तमसिंह महोदयाय एव धन्यवादार्पणं क्रियते। प्रशान्त महला महोदयाय अपि धन्यवादार्पणं करोमि। इदानीं समय समागतः शान्तिपाठस्य। अहम् अनुरुन्धे अस्माकं निर्देशकाः उमाकान्त पण्डा महोदय शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्ति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम ग्रहो शान्तिः, अंतरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्तिः, ओषधय शान्तिः, वनस्पतय शान्तिः, विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्मा शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। विश्वकल्याणार्थं प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः। जय तु भारत, गुरुभ्यो नमो नमः। जय तु संस्कृतम्, जय तु अनुसंधानम्, नमो नमः। पुनर्मिलामः उत्तम सिंह महोदयानां द्वितीयं भाषणामृतं पातुं तत्र तु स्पष्टतया एव व्यञ्जनवर्णस्य स्थितिः का, स्वरवर्णस्य का स्थितिः, संयुक्तवर्णानां स्थितिः का, येन उपायेन लेखनमपि कर्तुं शक्यते। तेषां सविदात् एव वयं तावत् पश्यामः। संस्कृत